अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। दो सवाल ये थे आपको होमवर्क प्रोसेस कॉस्टिंग वाले, और उसमें जो एमजी लिमिटेड है, मैंने उसने कहा था एक एरर है, तो वो जो आईकैप की बुक है ना नई वाली, उसमें वो एरर ठीक कर लिया हुआ है। जिनके पास पैक की बुक है उसमें आईकैप का जो ओरिजिनल वाला सोल्यूशन था वो है, उसमें गलती थी। तो जिन्होंने आईकैप की नई बुक से किया है वो ठीक है, जिनके पास पैक की बुक थी उसमें आईकैप वाला सोल्यूशन नहीं छपा हुआ था, तो वो जो आईकैप का इनिशियल सोल्यूशन आया था वो गलत था। बहरहाल आईकैप की बुक में गलती को ठीक कर लिया हुआ है। गलती क्या थी? जो मटेरियल परचेज वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस, वो परचेज पे निकाला हुआ यूज पे निकालना चाहिए था, क्योंकि इन्वेंटरी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो एक्चुअल पे वैल्यूड है, तो उसको यूज पे निकालना चाहिए था। तो जिनके पास आईकैप की बुक थी, जिन्होंने आईकैप की बुक से किया उसमें सही है, राइजल में तो नहीं था इस वाला। और जिनके पास पैक की बुक उसमें से किया तो उसका सोल्यूशन गलत था, 698,000 की जगह 696,000 आएगा। उसके अलावा इसमें आपको मतलब वाली बात नहीं लगी मुझे, कोई हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं। अच्छा, आप हमने रिकंस्ट्रक्शन वगैरह सब कर लिया है, उसमें कुछ पेंडिंग नहीं है। उसमें मैंने जो नोट लिखे हुए थे पेज 3 और 4 पे वो भी पूरे हो गए, क्या रह गया कोई? पूरे हो गए। अब इस चैप्टर में दो चीजें रह गई हैं। चलिए पहले रिवर्स वर्किंग कराता हूं आपको, रिवर्स कैलकुलेशंस, फिर मटेरियल के कुछ एडवांस वेरिएंस रहते हैं, फिर वो करा दूंगा। रिवर्स कैलकुलेशंस कह लें, मिसिंग फिगर्स कह लें, ये कोई टॉपिक नहीं है सच। जैसे बचपन में आपने सीधा चलना सीखा ना, तो उल्टा चलना किसने सिखाया? भी सीख लिया ना, तो ये उल्टा चलाने लगा आपको। पहले क्या करते थे हम, नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता था कि आपको स्टैंडर्ड कार्ड और एक्चुअल डाटा दिया होता था, और आपने रिक्वायर्ड होता था आपसे वेरिएंस। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता था। रिवर्स कैलकुलेशंस क्या है कि आपको वेरिएंस दिया होगा और वेरिएंस देके आपको उल्टा चलाया गया होगा कि आपने स्टैंडर्ड कार्ड निकालना होगा या फिर एक्चुअल डाटा निकालना होगा। हाँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी होगी, सिर्फ वेरिएंस से नहीं निकाल सकते आप, आपको कुछ ना कुछ एक्चुअल डाटा दिया होगा, मिक्सचर दिया होगा। तो ये मेरा मेरी रिवर्स वर्किंग से। तो इसका जो मैं तरीका बताया करता हूँ, मेरा सीधा सा असूल है कि आपको जो वेरिएंस दिया हुआ है उसका फार्मूला लिख लें। जो वेरिएंस दिया हुआ है ना, जितने दिए हैं उन सबके फार्मूले पूरे लिख लें। जब आपके सामने पूरे फार्मूले आ जाएंगे तो उसमें से आप ढूंढ सकते हैं क्या मिसिंग है। जैसे लिखें, सवाल लिखें, सवाल लिखिए, मटेरियल परचेज्ड 3500 kg, 3500 किलो, और ब्रैकेट में लिखिए 17 रुपए पर किलो, 17 पर किलो, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस 10,500 फेवरेबल, 10,500 फेवरेबल। मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी बता दें, स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर जो मटेरियल का पर किलो रेट लिखा होता है वो बता दें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने कहा रिवर्स चलना है ना। अगर अब जैसे देखिए हम लोग वेरिएंस निकालते थे, अब वेरिएंस दिया हुआ है, ये निकालना है। तो अगर ज़बानी सोचेंगे कि कैसे निकालना है, तो उसके लिए टिप आपको ये बताइए कि जो वेरिएंस गिवन है उसका फार्मूला लिख दें। अब जब लिख देंगे उसमें जो पता है वो भी लिख दें। कितना मटेरियल प्राइस वेरिएंस? 10,500 पॉजिटिव, स्टैंडर्ड कॉस्ट पता नहीं, ये 3500 किलो है, ये 17 है, ये 3500 किलो है, बस ये निकालना है। ये रिवर्स कैलकुलेशन है कि आपको वेरिएंसेस दिए होंगे और कुछ और एक्चुअल डाटा दिया होगा, वहां से स्टैंडर्ड कार्ड निकालना है। और लिखे सवाल, एक्चुअल लेबर आवर्स 4800, एक्चुअल लेबर आवर्स 4800। लेबर रेट वेरिएंस 24,000 एडवर्स, 24,000 एडवर्स। स्टैंडर्ड रेट 100 पर आवर, 100 रुपए पर आवर। एक्चुअल लेबर रेट बताएं। हाँ जी, कितना? अरे इतनी देर,
लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। लेबर रेट वेरिएंस है 24,000 नेगेटिव, स्टैंडर्ड रेट है 100, एक्चुअल आवर्स है 4800, एक्चुअल रेट निकालना है। जी 105 ठीक है। हाँ जी, तो समझ आ गई है कि तरीका समझ आया क्या करना है। जो वेरिएंस दिए हुए हैं, अभी तो मैंने एक वेरिएंस है ना, सवाल में मल्टीपल वेरिएंस हो सकते हैं। जितने वेरिएंस दिए हैं उनके फार्मूले लिख लें, जो उनकी फिगर पता है वो लिख लें। एक बार सामने शक्ल आ जाएगी ना, फिर मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं। अगर वैसे सोचते रहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, टाइम लगेगा। आपको जो वेरिएंस दिया है उसकी इक्वेशन लिखें और जो फिगर पता है पुट कर दें, पता चल जाएगी मिसिंग फिगर। और ये भी हो सकता है कि एक वेरिएंस का आंसर दूसरे वेरिएंस में पुट होना हो तो वहां से मिसिंग फिगर निकलनी हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसकी अब एक एग्जाम प्रैक्टिस मैं क्लास में करा देता हूँ और 2 सवाल होमवर्क दे देता हूँ। 2 अभी आ जाइए आप, जिनके पास पैक की बुक है, क्लास वर्क 9 वतूल लिमिटेड के नाम से, पेज 303, क्लास वर्क 9 वतूल लिमिटेड। जिनके पास राइस की बुक है, देखो आई कैप क्वेश्चन बैंक वाले से में शायद हो। वैसे तो ये 5 रुपये का सवाल है। नहीं, अटेम्प्ट नहीं लिखिए। You have recently been appointed as the financial controller of Vatul Limited. अच्छा, जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है चलें, जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें 10.10 है, और जिनके पास आई कैप की नई बुक है उसमें ये एग्जाम्पल 10 है, पेज 386 पे। चलिए, इतने सारे एड्रेस बता दिए मैंने, दोबारा सुन लें। जिनके पास आई कैप की नई बुक है पेज 386 पे एग्जाम्पल 10 है, जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें 10.10 था, जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 303 पे क्लास वर्क 9 है, और जिनके पास राइस की बुक है उसमें पेज नंबर 491 पे क्वेश्चन 10 है। ये सवाल पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूँ। स्प्रिंग का सवाल है, पास पेपर का। हाँ जी, पढ़ लिया। पार्ट ए कर रहा हूँ उसका, पार्ट बी तो नॉर्मल वेरिएंसेस हैं। पार्ट ए में क्या पूछा हुआ है? एक्चुअल परचेजेस। मटेरियल एक्स है एक और एक मटेरियल वाई है। मटेरियल एक्स करता हूँ पहले सॉल्व। मटेरियल एक्स के बारे में क्या क्या पता है हमें? प्राइस वेरिएंस पता है, यूजर वेरिएंस पता है, चलो ठीक है। हमें मटेरियल एक्स कर रहा हूँ पहले, मटेरियल एक्स। हमें इसका मटेरियल प्राइस वेरिएंस पता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा जी, यहाँ पर रुकते हैं जरा। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज या यूज्ड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे कैसे फैसला होता है जी? उसमें सबसे पहले तो देखना पड़ता है केस 1 है कि केस 2 है। मटेरियल परचेज और यूज बराबर है या डिफरेंट है, पहले तो ये देखते हैं। तो बराबर है कि डिफरेंट है, कैसे पता?
ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टॉक फर्क है, इसका मतलब परचेज और यूज डिफरेंट है, वरना ओपनिंग क्लोजिंग बराबर होते। तो परचेज और यूज डिफरेंट है, ठीक है। केस 2, अब देखना यह है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट। पॉइंट 4 में क्योंकि उसने इन्वेंट्री को लिंक किया हुआ है स्टैंडर्ड के साथ, तो इससे परफेक्टली तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक हिंट ही है कि जो इन्वेंट्री है अगर वो स्टैंडर्ड के साथ लिंक की हुई है तो इसका मतलब इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। आल्दो कि ये इतना परफेक्टली पॉइंट 4 से नहीं पता चल रहा, लेकिन एक इशारा ये है कि इन्वेंट्री को उसने स्टैंडर्ड के साथ लिंक किया हुआ है कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन के इतने बराबर इन्वेंट्री ओपनिंग है और इतने बराबर इन्वेंट्री क्लोजिंग है। तो इससे एक हिंट ही है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। और इस हिंट के बाद आप बेहतर है कि नोट लिखें कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड कंजम्पशन से लिंक किया हुआ है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं क्लियर नहीं है, तो आप नोट लिखें कि क्योंकि क्लियर नहीं बताया हुआ तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। वैसे हिंट है इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट बेहतर है। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो फिर ये है परचेज्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। और सवाल की रिक्वायरमेंट ये है, असल में सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? परचेजेस ना, तो ये रिक्वायरमेंट। इसमें से देखते हैं क्या क्या पता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस पता है कितना? 95,000 एडवर्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलो पता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सी आती है पर किलो? मटेरियल एक्स की कितनी है? 50 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पता है? नहीं पता। और ये तो पता ही नहीं है, चलो इसको नहीं छोड़ दिया, देखते हैं और हिंट मिलेंगे कोई ना कोई। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी? यूज्ड। इसमें से क्या क्या पता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है 50 रुपए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स बनाए? पॉइंट नंबर 1 50,000। एक यूनिट के लिए कितने किलो स्टैंडर्ड है? 6 किलो। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हुई? 3 लाख। एक्चुअल क्वांटिटी यूज नहीं पता, लेकिन ये पता है कितना? ये 0 है। अब यहां से हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकाल सकते हैं, वो भी 3 लाख निकलेगी। अच्छा, अब ये मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताने के लिए लिख दिया, वरना इस सब को किए बगैर भी मैं बता सकता हूँ कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज 3 लाख है। क्यों? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 0 है, इसका मतलब जितने किलो लगने चाहिए तो उतने किलो लगे, तभी तो वेरिएंस 0 है। वेरिएंस 0 का मतलब है जितने लगने चाहिए तो नहीं लगे, तो 3 लाख लगने चाहिए थे तो एक्चुअली भी 3 लाख लगे। मसला नहीं हुआ? वो क्या नहीं हुआ? कैसे? परचेज चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर लेते हैं, उससे परचेज निकल आएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग के लिए हमें ये पता है कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये पता है हमें। एक्चुअल क्वांटिटी यूज 3 लाख। ओपनिंग स्टॉक के बारे में लिखा हुआ है कि 20 दिन नहीं 20 से 25 दिन ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन। स्टैंडर्ड कंजम्पशन यानी ये नहीं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंजम्पशन। तो 3 लाख के 25 दिन, 3 लाख 25, 360 भी कर सकते हैं, 365 भी कर सकते हैं, ज़्यादातर वैसे कॉस्ट में 360 ले होते हैं, दोनों पता ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पता नहीं, और क्लोजिंग है स्टैंडर्ड कंजम्पशन के 20 दिन। 360 भी ठीक है, 365 भी ठीक है। यहाँ से एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकल आएगी। क्या हो गया थी? फिगर डिफरेंट लग रही है, चेक कर लो अभी। ठीक है, 295,833 किलो। ये यहाँ लिख लेते हैं 295,833। तो इसको बैलेंस करेंगे तो एक्चुअल परचेजेस आ जाएंगे। गया 14,886,667। ये मटेरियल टैक्स है। ये मटेरियल टैक्स है। तरीका क्या है? जो वेरिएंस दिए हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसको कागज पर लिख लें। अब देखें क्या मिसिंग है। समीर, ये देखो एक बार फ्रेम में आ जाए सारा।
Noted. Material Y. मटीरियल वाई, मटीरियल वाई का देखें, मटीरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? मटीरियल वाई का प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस नहीं दिया हुआ, बस प्राइस दी हुई है। चलो ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं मटीरियल वाई में। यहाँ आते हैं, मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस 150,000 एडवर्स है, 150,000 एडवर्स। मटीरियल वाई का प्राइस वेरिएंस नहीं दिया हुआ, छोड़ दें, उसकी जरूरत नहीं है इक्वेशन की, प्राइस वेरिएंस नहीं दिया हुआ। और क्या पता है इसमें से? 1 किलो कितने का स्टैंडर्ड? 30 रुपये का। 1 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कितने किलो लगने चाहिए थे? 3। टोटल कितने यूनिट्स बनाए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1.5 लाख माइनस 30 रुपये इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। यहाँ से एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकल आएगी 155,000। ये है मटेरियल यूज्ड, इसको यहाँ रख लेते हैं 155,000। ओपनिंग स्टॉक कितना इसका? ये स्टैंडर्ड कंजम्पशन के 25 दिन प्लस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना? स्टैंडर्ड कंजम्पशन के 20 दिन। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड वन 152 बस ठीक है। और एक्चुअल परचेजेस हैं 152,917 किलो। अगर स्टैंडर्ड पे ही मिलता तो कितने का मिलता? 30 रुपए का। लेकिन क्या स्टैंडर्ड पे ही मिला? कितना मिला? 6% सस्ता मिला 0.9। ये परचेजेस होते हैं। इतने किलो एक्चुअली खरीदे और रेट स्टैंडर्ड से 6% कम, तो एक्चुअल परचेजेस आ रहे हैं। 4312259 बस। ये पार्ट ए है। रिवर्स वर्किंग ये पार्ट बी। पार्ट बी में मांगा हुआ लेबर रेट, एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किल ये है, बस थोड़ी सी, कि जो लेबर दिए हुए हैं वो 2 तरह के दिए हैं। कैसे करें लेबर वेरिएंस? लेबर 2 तरह की दी हुई है, स्किल्ड अलग है और अनस्किल्ड अलग है। दोनों का सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सेपरेट स्टैंडर्ड भी मौजूद है और दोनों के एक्चुअल आवर्स भी पता है और दोनों के एक्चुअल रेट भी पता है। बस आप समझ लीजिए लेबर के डबल सवाल है, लेबर स्किल्ड और लेबर अनस्किल्ड, इनका अलग अलग सवाल है। जिस तरह मटीरियल एक्स और मटीरियल वाई के अलग अलग वेरिएंस है ना, तो इतना लेबर के भी अलग अलग वेरिएंस होंगे। स्टैंडर्ड दिया हुआ है ऊपर वाले टेबल में, इनके एक्चुअल आवर्स पॉइंट नंबर 6 में दिए हुए, दिए टोटल हुए और कहा है कि इसको स्किल्ड और अनस्किल्ड में 3:4 में बांट लें, 3:4 में बांट लें। एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे और पॉइंट नंबर 5 के अंदर ये बता दिया कि जो लेबर रेट था एक्चुअल वो स्टैंडर्ड से कितना डिफरेंट था। तो लेबर रेट के 2 वेरिएंस निकलेंगे, लेबर एफिशिएंसी के 2 वेरिएंस निकलेंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हो गया, ये करने की जरूरत नहीं मेरे बोर्ड, हो जाएगा, सिंपल सा है। अरे हो गया, बस हम तो सोच रहे थे थिंग डन। वेरिएबल ओवरहेड में क्या करें? वेरिएबल ओवरहेड देखिए, स्टैंडर्ड 100 रुपए स्किल्ड लेबर के लिए और 80 रुपए अनस्किल्ड के लिए। वेरिएबल भी ऐसे अलग अलग निकालेंगे कि इकट्ठे निकालेंगे? इनको इकट्ठे निकाल लेना बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट नहीं बताया, लेबर का तो बता दिया था, वेरिएबल ओवरहेड का नहीं बताया। और पॉइंट नंबर
7 के अंदर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल बताएं या स्केल्ड अनस्केल्ड अलग अलग बताएं? टोटल बताएं। तो इसमें बेहतर है कि अलग अलग करने की बजाय आप इकट्ठे ही कर लें। देखें लेबर रेट तो अलग निकलेगा, लेबर रेट वेरिएंस स्केल्ड के लिए अलग, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है स्केल्ड का? स्केल्ड का स्टैंडर्ड रेट कितना है? लेबर की बात करो 150 पर आवर। एक्चुअली कितने आवर्स काम किया लेबर ने? 168,000 का 3/7, 168,000 का 3/7 72,000। एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से कितना कम ज़्यादा था? 10% ज़्यादा था, यानी 165 इंटू 72,000। तो स्केल का लेबर रेट वेरिएंस निकला है। इसी तरह से अनस्केल का भी निकलाएगा, अलग अलग एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। एक यूनिट के लिए क्या स्टैंडर्ड है, कितने घंटे स्केल के लगने चाहिए? 1.5। और हमने 50,000 यूनिट्स बनाए तो 75,000 घंटे लगने चाहिए। 150 इंटू 75,000, जबकि एक्चुअली कितने घंटे लगे? 72,000। तो स्केल के लिए रेट वेरिएंस एफिशिएंसी आसानी है। इसी तरह से अनस्केल भी निकलाएगा। तो लेबर के तो दोनों अलग अलग निकलेंगे, स्केल के अलग और अनस्केल के अलग। लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं इनके अलग नहीं निकाल सकते आप। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो भी तो फिर अलग अलग दिए होने चाहिए थे ना, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल अलग अलग नहीं दिए हुए, तो इसको फिर कंबाइन निकाल देते हैं। कंबाइन कैसे निकाल लेते हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स कर रहा हूं, वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस। फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ये होता है ना, ये उल्टा लिख दिया कुछ, यही होता है ना। ये जो चीज़ है ना, ये दो तरह की है, क्योंकि स्केल्ड आवर्स का रेट और है, अनस्केल्ड का और है। स्केल्ड का रेट क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स का। सवाल में पहले टेबल के अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर 100 रुपए फॉर स्केल्ड है, 80 रुपए फॉर अनस्केल्ड है। तो ये जो काम है ना, ये मैं देखिए कैसे कर रहा हूँ। 100 रुपए पर स्केल्ड के लिए, अनस्केल्ड के लिए? तो मल्टीप्लाई भी कौन से आवर्स करूँ? स्केल्ड वाले, वो है 72,000 प्लस अनस्केल्ड के लिए कितना स्टैंडर्ड रेट? 80। तो मल्टीप्लाई भी अनस्केल्ड के आवर्स, तो एक्चुअल कितने अनस्केल्ड के आवर्स हैं? 1,68,000 में से ये निकला है एस आर इंटू एच। दो थे ना, तो दोनों अलग अलग निकले, माइनस ये दिया हुआ है। ये क्या होता है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ये दिए हुए हैं कितने? 168.7 16,680 000। ये वेरिएबल ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस है, क्योंकि इसमें एक्चुअल ओवरहेड अलग अलग नहीं पता थे ना कि स्केल के कितने और अनस्केल्ड के कितने, इसलिए कंबाइन ही निकालना पड़ा। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू, ये भी कंबाइन करना पड़ेगा या ये अलग अलग कर सकते हैं? ये कर सकते हैं अलग, क्योंकि स्केल के स्टैंडर्ड आवर्स भी पता है, स्केल के एक्चुअल आवर्स भी पता है, अनस्केल के स्टैंडर्ड आवर्स भी पता है और अनस्केल के एक्चुअल आवर्स भी पता है, तो ये अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछा है तो उसका आंसर होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बजटेड दिए हुए 4 मिलियन और एक्चुअल दिए हुए 4 मिलियन से 6% ज्यादा। ठीक है, ये था सवाल। कौन सी टाइम का? स्प्रिंग रोल्स। तो ये रिवर्स वर्किंग का मेरी तरफ से प्रैक्टिस हो गई और 2 सवाल आप कर लें। हाँ तो कर लेना। अच्छा चलो एक कर लें यार, कम से कम दूसरा पे तौफीक जब भी मौका मिले एक तो करें ना। हैं आप लोग अभी जब ये बैटरी चेंज कर रहा हूँ आप कर लेंगे। अच्छा आपका सवाल जो होमवर्क है जो आप जरूर करिएगा वो है पैक की बुक में क्लास वर्क 11 हेक्सा लिमिटेड, ये भी हेक्सा लिमिटेड है और ये है ऑटम 2008 का सवाल है ये। अच्छा अच्छी इसमें रिवर्स वर्किंग है। अच्छा ऑटम 2008 क्लास वर्क 11 ऑटम 2008 का सवाल है ये। पैक की बुक में नहीं लिखी, वैसे बता रहा हूं ऑटम 2008 है, पेज 304 पे। राइस की बुक में ये सवाल, हेक्सा लिमिटेड यूजेस द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, द फॉलोइंग प्रॉफिट स्टेटमेंट समराइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी फॉर अगस्त, बजटेड प्रॉफिट 3500। ऑटम 2008 नहीं है, आई के क्वेश्चन के साथ सेक्शन में हो शायद। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन डाटा, बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नहीं है, होना चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है। हेक्सा लिमिटेड 2008 नहीं है। अच्छा राइस की बुक में नहीं है जी। आई कैप का जिनके पास पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें ये 10.8 है जिनके पास पुराना आई कैप क्वेश्चन बैंक है, और जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी और एक फिगर मिसिंग है। आपको ज़्यादा पुराना है 10.11 है इसमें फिगर मिसिंग है। फिक्स्ड ओवरहेड्स के आगे फिगर नहीं लिखी हुई। अच्छा जिनके पास आई कैप की नई बुक है उसमें ये सवाल था, हाँ जी एग्जाम्पल 8 है पेज 381 पे। लेकिन इसमें मसला ये है कि आप
सवाल एंड कहाँ हो रहा है ये नहीं पहचान पाएंगे। तो जिनके पास आईकैप की नई बुक है वो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पेज 381 पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। पेज 382 के शुरू में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, फिर एक टेबल बना हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ए, और उसमें लिखा हुआ है कि बजट आउटपुट इन यूनिट, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, परचेज, एक्चुअल नंबर यूनिट प्रोड्यूस, एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल वेज रेट पर आवर वुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। तो बस एज फॉलोस के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है। ये जो ए में लाइन में लिखा हुआ है ना, ये रिक्वायरमेंट है। ये मिसिंग फिगर्स हैं जो निकालनी है, ठीक है। पार्ट बी जो है वो थ्योरेटिकल है, वो जो नहीं रीजंस ऑफ वेरिएंसेस, पार्ट बी वो थ्योरेटिकल है कि वेरिएंसेस क्या क्या होता है। इस दफा ज़्यादा गहरी हो गई है तो इस दफा का सवाल भी देखते हैं। अच्छा, इस सवाल में एक गैर अखलाकी हरकत है, वो ये है कि इस सवाल में ये जो मटेरियल प्राइस पर यूनिट दी हुई है, ये पर यूनिट वो दिया हुआ है जो पर किलो होता है, या वो किलो को मल्टीप्लाई करके जो आउटर कॉलम में आ रहा होता है वो है। इस सवाल में जो दूसरा टेबल है स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर यूनिट 4 रुपए, ये वो है जो पर किलो दिया होता है, या वो जो पर किलो को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके तीसरा कॉलम होता है वो है? नहीं, ये पर किलो है। हाँ, एक तो अगला देखे क्या दिया हुआ, एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर यूनिट। तो एक्चुअल मटेरियल प्राइस तो पर किलो ही देनी चाहिए ना, पर यूनिट एक्चुअल थोड़ी देंगे। फिर एक और हिंट, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो है बजट आउटपुट इन यूनिट्स और दूसरी एक्चुअल नंबर ऑफ, यानी मटेरियल को भी वो यूनिट ही कह रहा है। तो एक यूनिट के लिए एक किलो लगता है, इस तरह से बात हो रही है। तो मटेरियल वाले को भी उसने यूनिट ही कहा है। नहीं, वो एक यूनिट के लिए किलो ना इस सवाल के अंदर, क्योंकि वो परचेज के लिए भी बड़ा यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। बट इतना कहता है क्वांटिटी परचेज, तो फिर इस तरह का खोल के डाटा दिया होता। इसमें नहीं बताया ना कि एक यूनिट के लिए कितने किलो लगते हैं, तो बस एक यूनिट के लिए एक ही किलो लगता है, और ये वही है जो 4 रुपए पर किलो दिया हुआ है। इसमें जो आई कैप पढ़ा ना उसमें आप लिख लें, ये जो मटेरियल यूजेज के सामने 16 लिखा हुआ है ना, बल्कि मैं इसे कराता हूँ ना, आप बाकी समझेंगे, उनको चेंज करा रहा हूँ, आप इसे कंपेयर कर लो। ये सवाल होगा क्या आपका, ये करके आइएगा। और इसका सोल्यूशन जिस तरह पीछे हुआ है ना, सही तो हुआ है, वो गलत तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपको सिखाया आपको क्या तरीका बताया मैंने, जो पता है उसके फार्मूले लेके सारा कुछ पेपर पे उतार लें, फिर देखें आप इसमें क्या मिसेंगे। तो जो पीछे सोल्यूशन हुआ है वो आपको देखने में तो लगेगा ठीक है ये किया हुआ है, लेकिन जहन में कैसे आना था तो ये नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए जिस तरह से आपको टेक्निक बताई है ना, उसी तरह से सोल्यूशन बना के मैंने पीडीएफ रख दिया। तो आप वो पीडीएफ देखिएगा। आईकैप का सोल्यूशन सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो टेक्निक बताई है कि आप सारे फार्मूले लिख लें, उनमें देखें आप इसमें कहां-कहां लिंक बनता है, उस तरीके से सोल्यूशन बना के दिया है आपको। तो ये आप जो मैंने पीडीएफ फाइल रखी है उसमें से देख लीजिएगा सोल्यूशन। आईकैप वाला सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको समझना आपको मुश्किल होगा, बल्कि अगर समझ आ भी गया तो प्लान करना मुश्किल होगा कि आपके जहन में कैसे आता। तो मैंने जो टिप बताई है मैंने उसी लिहाज से सवाल सॉल्व करके दे दिया है। ये हो गई रिवर्स वर्किंग जी। हाँ, तो 16 फिक्स के सामने जी, ये हो गया जी रिवर्स वर्किंग। अब इसके लास्ट पोर्शन पे आते हैं चैप्टर के। कितना लगे 2 बार ब्रैकेट, कहाँ लगे 2 ब्रैकेट? मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस, ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मेरे से मुश्किल है क्या आसान है? आसान। डिसीजन मेकिंग में ना सीवीपी मुश्किल है, बाकी डिसीजन मेकिंग भी रीजनेबल है तकरीबन। अच्छा, ये तो नहीं मांगते कि ये ना आए आ जाए, ये नहीं, ये इस तरह की दुआएं नहीं मांगते। अच्छा, कभी ना इस तरह की दुआएं ना मांगा करें कि अल्लाह करे ये टॉपिक ना आए, ये वाला आ जाए, या बच्चे कहते हैं कि अल्लाह ताला बस ये लॉ पास करा दे, बाकी मैं देख लूँ। बाकी आप कैसे देख लेंगे? मतलब आपके अल्लाह ताला बस बजटिंग का सवाल हो जाए बाकी भी तो अल्लाह नहीं कराने ना। तो इस तरह की दुआएं ना मांगा, अल्लाह करे बस बजटिंग आए, वेरिएंस आ जाए। क्या पता वेरिएंस का इतना औखा सवाल आए कि आप उसके ऊपर उलझे। नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अल्लाह से आसानी आफियत मांगा करें, इस तरह की दुआएं मांगा करें। मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, और उर्दू वाला, और वो मटेरियल्स आपस में इंटरचेंज थोड़े बहुत इस तरह हो सकते हैं कि जैसे कोई खाने की चीज है, खाने की चीज, चले फ्लेवर्ड मिल्क है, बिजनेस है जो फ्लेवर्ड मिल्क बेचता है। अब उस फ्लेवर्ड मिल्क के अंदर दूध इस्तेमाल हो रहा है, जो फ्रूट फ्लेवर है वो इस्तेमाल हो रहा है, और चीनी डल रही है। अगर 250 ml का एक बॉक्स बनाना है, डब्बा जो छोटा फ्लेवर्ड मिल्क का होता है 250 ml, तो वो 250 ml ही रहेगा। उस 250 ml के अंदर हो सकता है कि जो फ्रूट फ्लेवर है, वैसे तो पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं लेकिन हम सादी सादी मिसाल बना लेते हैं, वो 40 ml है, जो मिल्क है वो 180 ml है, कितना हो गया, और बाकी जो शुगर टाइप जो भी इनका मिक्स बनता होगा वो कितना रहेगा 30 है। आसानी रखी है मैंने, वरना तो और भी बहुत कुछ होगा। देखो पानी दूध में हो गया ना, वो दूध में आ गया पानी। अच्छा, आप देखिए ये प्रोडक्ट एक जिसमें 3 तरह के मटेरियल शामिल हैं, और ये 3 तरह के ऐसे मटेरियल हैं जो एक दूसरे की जगह कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे अगर जो फ्रूट फ्लेवर था वो ज्यादा मीठा वाला था, मतलब आम ज्यादा मीठे थे, तो चीनी कम कर देंगे, इसने उसको कंपनसेट कर दिया। इसी तरह अगर वो फीके वाले निकल आए तो फिर चीनी बढ़ानी पड़ जाएगी। ये ज्यादा गाढ़ा हो गया, इसको कम करना पड़ सकता है। तो इस प्रोडक्ट में जो मटेरियल शामिल हैं, अगर वो ऐसे हैं कि एक दूसरे की कमी पेशी पूरी कर सकते हैं, ये मोस्टली खाने की चीजों में हुआ करेगा।
या इसी तरह से पेंट बनाते हैं हम, उस पेंट में केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी डलता होगा। अब अगर केमिकल बी ज्यादा तेज वाला है तो हो सकता है उसकी काट के लिए केमिकल सी ज्यादा डालना पड़े, केमिकल ए कम करना पड़े। तो ये मटेरियल्स इस तरह के हैं कि एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं, कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इस तरह के मटेरियल्स, पहली बात ऐसे प्रोडक्ट जिनमें मल्टीपल मटेरियल डलते हैं और वो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं। कंपनसेट से मेरी मुराद ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से दूसरे को कम करना पड़ेगा। इनके लिए मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकाले जाते हैं जो कि यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप है। इसकी कहानी दोबारा सुन लें। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें मटेरियल एक से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और वो मटेरियल आपस में एक दूसरे को कंप्लीमेंट सप्लीमेंट कर रहे होते हैं कि अगर एक में कमी है तो दूसरा शायद ज्यादा लग जाए, यानी एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा होता है, कमी एक दूसरे की पूरी कर लेते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस को इन दो में तोड़ा जाता है। हर प्रोडक्ट जिसमें एक से ज्यादा मटेरियल डलते हैं उनमें काम नहीं हो सकता। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में अगर टायर ज्यादा डाल लें तो सीट कम कर लें, नहीं कर सकते ना, टायर चार ही करने पड़ेंगे, सीटें छह ही करनी पड़ेंगी। तो ये वो मिसाल नहीं है, ये वो मिसाल है जहां पर एक मटेरियल अगर कुछ कम ज्यादा है तो दूसरों को भी कम ज्यादा करके उसको कंपनसेट करना पड़ता है। ये मोस्टली खाने की चीजों में इस तरह होता है, कभी कभी टेस्ट, कभी मिर्च ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी मीठा ज्यादा हो गया, कभी जो आलू थे वो मीठे वाले आ गए तो फ्राइज में उनको मसाला ज्यादा डालना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस को इन दो में तोड़ा जाता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को इसमें तोड़ा जाता है। अच्छा, ये जो मैंने बात ज़बानी बोली है ये लिखें जरूर कि ये किन प्रोडक्ट्स में होता है। ये लिखें, बात ये कहानी लिखें कि वो प्रोडक्ट्स जिनमें मल्टीपल मटेरियल्स हैं और वो मटेरियल्स आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, कि अगर एक ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो दूसरे को शायद उसकी वजह से एडजस्ट करना पड़े, वहां पर फिर यूजेज वेरिएंस मिक्स और यील्ड में तोड़ा जाता है फॉर बेटर एनालिसिस। कहानी लिखने तो आगे चलूं। अच्छा ठीक है, लिख ली। अच्छा, अभी जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस है ना, इसके फार्मूले हैं ये कब शुरू की थी? नहीं यार, नहीं हम ले रहे हैं, लंबी हो जाएगी बात। नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसको बीच में तोड़ना पड़ेगा अगली क्लास में फिर इसको। चलिए इसको एंड करते हैं, ये इसमें बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, या खैर अगली क्लास छुट्टी कर लेंगे। क्या कराया क्या अभी तक, सवाल तो कराएगा। करते हैं, खैर करते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे, 1 घंटे 40 मिनट हो जाएगा मैक्सिमम। मिक्स और यील्ड वेरिएंस का ना मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा। इसके सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, कोई 9-10 कॉलम का टेबल है। मैं वो पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, इतना बड़ा कॉलम का टेबल जो है ना उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो मैं इसको तोड़ तोड़ के करवा रहा हूँ। जिस तरीके से करवा रहा हूँ फॉलो कर लें। एक एग्जांपल से सिखाता हूँ, सिखाता भी उसी से हूँ और फिर उसके बाद फॉर्मूले भी मैं उसी एग्जांपल को सॉल्व करके बताऊंगा। एक सिंपल सी एग्जांपल से इनका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर एग्जांपल्स को और मुश्किल करता जाऊंगा। स्टैंडर्ड कार्ड था हमारा पर यूनिट के मटेरियल ए के 2 किलो लगेंगे और इसका रेट हुआ करेगा 50 रुपए। मटेरियल बी के 3 किलो लगा करेंगे और इसका रेट हुआ करेगा 40 रुपए, और मटेरियल सी के 4 किलो लगा करेंगे और इसका रेट हुआ करेगा 90 रुपए। हमारा एक यूनिट बनाने के लिए कितना, 9 किलो, ये टोटल 9 किलो का मटेरियल लगा करेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड है। एक्चुअल ये हुआ कि हमने इस साल में जो फिनिश गुड्स बनाई वो बनाए 4000 यूनिट्स, और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ कि परचेज हुआ, क्या बताऊं, मटेरियल यूज बताऊं कि परचेज बताऊं? मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए मटेरियल यूज बताऊं कि परचेज बताऊं? क्यों? मिक्स और यील्ड वेरिएंस इसका ब्रेकअप है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का। तो उसके लिए मटेरियल यूज बताऊं कि परचेज बताऊं? यूज बताऊं। मटेरियल जो एक्चुअली यूज हुआ, मटेरियल ए के हो गए 8800 किलो इस्तेमाल, मटेरियल बी के हो गए 13200 किलो इस्तेमाल, और मटेरियल सी के इस्तेमाल हुए 15000 किलो। ये एक्चुअली इतने किलो लगे, 4000 यूनिट बनाने के लिए इतने किलो लगे। एक्चुअल इनका रेट क्या मिला ये भी बताऊं, इसकी जरूरत है या नहीं? रेट कौन सा क्या इस्तेमाल होगा मिक्स और यील्ड वेरिएंस में? स्टैंडर्ड कॉस्ट इस्तेमाल होगी, एक्चुअल कॉस्ट इस्तेमाल होगी? मिक्स और यील्ड वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट इस्तेमाल होगी, क्योंकि यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप है ये।
तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस क्योंकि यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप है तो उसमें एक तो मटेरियल यूज इस्तेमाल होगा और रुपए जो है वो स्टैंडर्ड वाले इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैंने एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताई। अच्छा पहले तो पुरानी चीज मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तीन मटेरियल है तो तीनों का अलग अलग निकलेगा। क्या फॉर्मूला होता है यूजेज वेरिएंस का? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी 50 रुपए इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक यूनिट के लिए 2 किलो तो 4000 के लिए 8000 किलो, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 8800। तो ए का यूजेज वेरिएंस कितना हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12000 माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और सी का स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 16000 माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, ये है यूजेज वेरिएंस, इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो पहले वाला फॉर्मूला लिखा है। अब मैं मिक्स और यील्ड वेरिएंस समझाने लगा हूं आपको। इसके लिए 3 कॉलम बना रहा हूं, वो 3 कॉलम समझाऊंगा भी और रट्टा भी लगवा दूंगा कि उनको कैसे बनाना है आपने। मिक्स और यील्ड वेरिएंस जो सिखाने लगा हूं इसके लिए मैं जिस तरीके से सिखाता हूं 3 कॉलम उसमें बड़े कीमती हैं। ये 3 कॉलम अगर आपने सही बना लिया तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला ये लगाना है। ये 3 कॉलम देखने कैसे हैं? SQ in SM, AQ in AM और AQ in SM। ये 3 कॉलम समझ लीजिए। इसको मैं कॉलम 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं, इसको 3 कह देता हूं। ये 3 कॉलम बनाने सीख लें, मिक्स और यील्ड के फॉर्मूले याद कर लें और इससे मिक्स और यील्ड का आंसर निकल आएगा। SQ SM छोड़ें, SQ ये क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी? 8000, 8000। बी की 12000, सी की 16000, 36000। इस कॉलम में कोई मुश्किल? ये क्या है? कितनी दी हुई है? 8800, 13200, 15000 टोटल। इस कॉलम में कोई मुश्किल? देखें 2 कॉलम तो आसान हैं। ये जो 8, 12 और 16 लिखे हुए हैं इनकी आपस की रेशो क्या है? वही ना जो ये रेशो है। तो मटेरियल की आपस की रेशो यानी इनका आपस का मिक्स, ये तीनों इस प्रोडक्ट देखें, कोई भी चीज पकती है, अगर कोई चीज पक रही है तो जिसको कुकिंग आती है उनकी आपस की रेशो है ना कि अगर 2 चमचे इतने डालने तो फिर आधा चमचा खाना डालना है, ये रेशो है इनकी। या अगर 2 कप पानी डालना है तो फिर 3 कप तेल डालना है तो चावल कितने डालने हैं, इनकी रेशो है आपस के अंदर। तो अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो इस रेशो में ये 3 मटेरियल डलने चाहिए 2, 3, 4 की रेशो में ना। तो ये 2, 3, 4 ही लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स मतलब ये अगर ना भी लिखें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कार्ड को देख के बनानी है ना। तो जब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लिखेंगे इसमें कौन सी रेशो नजर आ रही होगी? वही जो स्टैंडर्ड की है, तो इसको मैंने स्टैंडर्ड मिक्स कह लिया। ये एक्चुअली कितने किलो लगे और आपस की रेशो क्या है? ये वाली। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। तो ये जैसे पहले निकालते हैं वही है, ये गिवन है, ये आपको गिवन है, गिवन ही होगा। और ये जिस तरह पहले निकालते हैं। तीसरा कॉलम देखते हैं। तीसरा कॉलम ये है कि अच्छा तीसरे कॉलम पे आता हूं। यूजेज वेरिएंस इन दोनों का डिफरेंस होता है ना। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट लगती है, लेकिन फर्क किस वजह से आ रहा है? देखिए 50 रुपए तो 50 रुपए ना, फर्क किस वजह से? किलो की वजह से। ये 40 तो 40 है, फर्क तो इनकी वजह से। तो यूजेज वेरिएंस इनके फर्क की वजह से है ना। मटेरियल ज्यादा लगे। अब जो मटेरियल ज्यादा लगे, जैसे मटेरियल ए की बात करते हैं, जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगा। ज्यादा लगने की जो वजह है मैं उनको 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं। वैसे ज्यादा लगने की वजह होती क्या है? वैसे मटेरियल क्यों ज्यादा लगा? क्वांटिटी क्यों ज्यादा लगी? वेस्टेज ज्यादा हो गई, यानी हमारे लोगों ने सही हैंडल नहीं किया। मटेरियल इटसेल्फ की क्वालिटी बहुत खराब थी, ज्यादा लग गया, ये वजह हो सकती है। एक और वजह, चूंकि ये बहुत कंसंट्रेटेड वाला था, बहुत तेज वाला था मटेरियल सी, लेकिन कम लगा है, तो इसकी तेजी को तोड़ने के लिए ये ज्यादा डालने पड़े। ये भी तो रीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोबारा ए और बी ज्यादा लगे ना, ज्यादा लगे, हमारे लोगों ने मिस हैंडल किया, क्वालिटी खराब थी, जो बुरा भला हम कह सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मटेरियल सी जो इस दफा हम खरीद के लाए वो ज्यादा तेज वाला था, ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला था, तभी तो कम लगा है। और इसका जायका चूंकि बहुत तेज वाला था तो उसको तोड़ने के लिए वो ज्यादा लगाने पड़े। तो इनका ज्यादा लगना इसकी वजह से भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि जिन्होंने ए डाला था उन्होंने खुल के ए डाल लिया था। ये तो ना कि जब बर्तन में केमिकल डाल रहे हैं, जैसे अगर घर में कोई चीज पक रही होगी, घर वाले उसको, आप हैं, आपकी बहन वाला जो भी इसकी कुकिंग कर रहे हैं, तो वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं तेल मसाले, वो तरतीब से, क्योंकि मेहनत की कमाई है बाकी, आराम से तमीज से डाल रहे हैं। लेकिन कहीं रेस्टोरेंट के अंदर जो वहां कुक होगा वो ऐसे उठा के फेंकेगा। अब देगचे में भी मसाला गिरेगा, नीचे भी गिरेगा, क्योंकि वो मुफ्त माल समझ के फेंक रहा है। तो मटेरियल का ज्यादा लगना वर्कर की मिसहैंडलिंग भी हो सकती थी, लेकिन ये भी तो वजह हो सकती थी क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। तो ये भी तो हो सकता था कि इसकी वजह से ज्यादा लगा। हमें इस फर्क को अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि हम वर्कर को सजा देने से पहले इन दोनों वर्कर को सजा देनी बनती है ना। ये देख लें कि बेचारों का कसूर भी है कि नहीं। तो ये देखना कि मटेरियल ज्यादा लगा उस मटेरियल की खराब क्वालिटी की वजह से, या वर्कर की मिसहैंडलिंग की वजह से, या फिर दूसरे की कुर्बानी की वजह से। दोबारा सुने, अभी हमें इनके कंपैरिजन से यूजेज वेरिएंस नजर आ रहा है, और यूजेज वेरिएंस एडवर्स आने का मतलब है शायद हमारे वर्कर्स ने मटेरियल को अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, खुल के इस्तेमाल किया है, या मटेरियल की क्वालिटी खराब थी। तो सप्लायर से लड़ने से पहले कि मटेरियल की क्वालिटी खराब है, वर्कर को गोली मारने से पहले कि तूने मुफ्त का माल समझ के इस्तेमाल किया है, ये भी तो देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से ज्यादा डालना पड़ा। ये भी तो देखना चाहिए। तो इसलिए यूजेज वेरिएंस को 2 में तोड़ना पड़ता है कि कितना यूजेज वेरिएंस उस मटेरियल की अपनी खराबी की वजह से आया, उस मटेरियल के हैंडल करने वाले की मिसहैंडलिंग की वजह से आया,
और कितना दूसरों की वजह से आया। दोबारा, यूजेज वेरिएंस क्या है? ये 8 की बजाय 8800 लग गया बस। लेकिन इसको और बेहतर एनालाइज हम क्या करें कि ये जो 800 किलो ज्यादा लगा, कितना अपनी मिस हैंडलिंग की वजह से ज्यादा लगा और कितना दूसरे को कंपनसेट करने के लिए ज्यादा लगा। ये दो अलग अलग वजह है ना। देखिए, अगर तो इसकी अपनी मिस हैंडलिंग थी तो वर्कर को सजा मिलनी चाहिए, उसको तंबी करें, कहना ही ना करना। सप्लायर ने मटेरियल खराब दिया, सप्लायर से लड़ने वाली बात है। लेकिन अगर इसका कसूर नहीं है, वर्कर भी ठीक तरह काम कर रहा है, मटेरियल ए की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन ज्यादा क्यों डालना पड़ा है इसको कंपनसेट करने के लिए, तो फिर इसकी तो रीजन और होगी ना। फिर तो हमें इस यूजेज वेरिएंस की वजह जानने के लिए तोड़ना पड़ता है इसके रीजन को कि कितना इसकी अपनी खराबी की वजह से वेरिएंस आया और कितना दूसरे मटेरियल के ताल्लुक की वजह से वेरिएंस आया। तो ये जो इसकी अपनी वजह से वेरिएंस आया इसको यील्ड वेरिएंस कहते हैं, और जो दूसरे की खराबी की वजह से वेरिएंस आया इसको मिक्स वेरिएंस कहते हैं। दोबारा सुने, 800 किलो ज्यादा लग गया ना, तो ए का एडवर्स वेरिएंस आ गया। अब इस 800 किलो में से फर्ज करते हैं कि 500 किलो मटेरियल सी की वजह से आया, क्योंकि वो बहुत तेज कंसंट्रेटेड वाला था, उसकी वजह से 500 किलो ज्यादा डालना पड़ा। हाँ, 300 किलो इसकी अपनी नाइली की वजह से आया। तो ये जो दूसरे की वजह से ज्यादा या कम लगा ये मिक्स वेरिएंस है, और जो इसकी अपनी वजह से कम ज्यादा लगा वो यील्ड वेरिएंस है। समझ आया कॉन्सेप्ट? अब इसको फाइंड करने के लिए एक तीसरा कॉलम बनाया जाएगा, और वो तीसरा कॉलम ये होगा कि एक्चुअली तीनों मिला के 37,000 किलो लगे। ये 37,000 किलो किस रेशो में लगे? इस रेशो में। 37,000 किलो ज्यादा है, ज्यादा लगे, 36 लगने चाहिए, चलो लगे। अब 36 की बजाय जो 37,000 किलो लगे, एक तो ज्यादा लगे, दूसरा रेशो भी खराब हुआ। अगर हम ये देखना चाहें कि चलो लगे ज्यादा, रेशो खराब ना हुआ होता तो कितने लगते, यानी 37,000 ही अगर रेशो डिस्टर्ब ना होता तो 37,000 का क्या ब्रेकअप होता? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। क्या करूं? 37,000 को इस रेशो में बांट। अच्छा, वैसे आप लोग इस रेशो में बांट सकते हैं, एक्चुअली यही रेशो है, लेकिन मैं रिकमेंड ये वाली नहीं करता, मैं रिकमेंड ये वाली करता हूं। यानी आप तीसरा कॉलम कैसे बनाएंगे? कॉलम 2 के टोटल को यहां लिखें और इसको कॉलम 1 की रेशो में बांट लें। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। कॉलम 1 की रेशो असल में स्टैंडर्ड वाली रेशो ही है, लेकिन किसी मसले के तहत ही कह रहा हूं कि आप कॉलम 1 की रेशो में बांटिएगा। कॉलम 2 एक्चुअल गिवन है, कॉलम 1 जैसे पहले बनाते हैं वैसे ही है। कॉलम 3 दूसरे का टोटल यहां लिखें और इसको बांट दें किस रेशो में? कॉलम 1 की रेशो में बांटें। एट 222 12,333 16,445। ये 3 कॉलम इंपॉर्टेंट हैं, ये 3 कॉलम बना लें। उसके बाद मिक्स और गिल्ड के फार्मूले बताऊंगा, फार्मूले तो लगा ही लेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कि असल में 800 किलो का फर्क आया है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये 800 किलो का फर्क कितना इसकी अपनी खराबी की वजह से और कितना दूसरे की कुर्बानी की वजह से। तो जो दूसरे की कुर्बानी की वजह से वो मिक्स वेरिएंस है और जो अपनी खराबी की वजह से वो यील्ड वेरिएंस। अच्छा, ज्यादा हैवी हो जाएगा, इस क्लास को यहीं रोकते हैं। मैं तो यहीं खड़ा हूं, अगली क्लास हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं हो गया। अब आपसे मेहरबानी ये करिएगा कि जब अगला लेक्चर सुनने लगे तो ये जो अभी 58 एंड हुआ है ना, ये जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया इसको पहले रिवाइज करिएगा, क्योंकि मैं अगला लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करने लगा हूं, और फिर अगला लेक्चर सुनिएगा, वरना एक दिन भूल भाल गए होंगे आप। तो इसको मैं यही रोक रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इसी डाटा को लेकर मैं फार्मूले बताऊंगा, लेकिन अभी ज्यादा होगी क्लास, मैं 59 में बताता हूं। अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी। मैंने अमानत आपको मिसाल दी थी कि अगर किसी की कोई फिजिकल चीज या किसी का राज आपके पास उसने आप पे भरोसा करके दिया है, एक तो है कि आपको गिफ्ट दे दी, एक है कि वापस लेगा कल को, तो वो अमानत है। और जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी है उसकी अमानत अदा करो, यानी उसने रखवाई थी, अब आपने वापस करनी है उसको। जब वो वापस मांगने आएगा तो वापस आप ने जब नबूवत का दावा किया था 40 साल की उम्र में, उससे पहले की जो 40 साल की जिंदगी है उसमें 2 बड़े मशहूर लक़ब हैं जो सामने की किताबों में रटे लगाए हैं, सादिक और अमीन। तो अमीन क्या है? लोग उनके पास अमानतें रखवाया करते थे, क्योंकि उस दौर में जुल्म था बहुत ज्यादा, ताकतवर, यानी ऐसी बस शर्तें लगी हैं तो बंदे को मार दिया, इस तरह से बहुत ज्यादा जुल्म होते थे। तो वहां पर उस दौर में आप के पास लोग अमानतें रखवाते थे। जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी है उसकी अमानत अदा करो, और जिसने तुमसे खयानत की है, अच्छा जिसके पास हमने अमानत रखवाई थी उसने हमारे पैसे मार लिए, तो अगर कल को हमारे पास अमानत रखवाता था हमसे पैसे मार लें। और जिसने तुमसे खयानत की है उससे खयानत ना करो। जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी है उसकी अमानत अदा करो, और जिसने तुमसे खयानत की है उससे खयानत ना करो। टिट फॉर टैट, ये मुसलमानों के नहीं, जैसे को तैसा, ये मुसलमानों के लिए नहीं। हमने माफ करना है, हमने अच्छा सलूक ही करना है। ये जो सिला रहमी है इसका हुक्म ही है कि जो तोड़े उससे जोड़ो। तो गलत है ना, ये गलत किया ना, ये हमारे तालीमी निज़ाम ने गलत किया हमारे साथ। उसको ये सिखाया जाता है कि अपना हक नहीं मिलता तो छीन लो, ये गलत है। ये बस ऐसे ही। चलिए जी, अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।